हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलसी ऑसिलेशंस। इसमें हम क्या करते हैं, एक कैपेसिटर ले लेते हैं और एक इंडक्टर, और दोनों को हम पैरेलल में ज्वाइन कर देते हैं। हमने फुली चार्ज कैपेसिटर ले लिया और एक इंडक्टर ले लिया और उनको यहाँ इस तरह से पैरेलल में जोड़ दिया। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट स्टेप में हमारे पास करंट की वैल्यू क्या है, 0, और कैपेसिटर फुली चार्ज्ड है। और कैपेसिटर में एनर्जी किस टाइप की होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस समय हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसी है, मैक्सिमम, और मैग्नेटिक एनर्जी है ही नहीं, इसलिए इसको हमने ग्राउंड लेवल पे शो कर दिया। अब फुली चार्ज कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देता है, मतलब इसका जो चार्ज है वो फ्लो में आना स्टार्ट कर देगा। जब चार्ज फ्लो में आएगा तो सर्किट में करंट स्टार्ट हो गया, कैपेसिटर का चार्ज पहले से कम हो गया। अब क्योंकि यह इंडक्टर है, इंडक्टर में चार्ज का फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, तो ये जो लाइंस है ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो कर दी। इंडक्टर में जो एनर्जी होती है वो करंट के कारण होती है, मैग्नेटिक एनर्जी होती है। तो इस समय मेरे पास मैग्नेटिक एनर्जी भी है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है। लास्ट में क्या होगा कि कैपेसिटर का सारा चार्ज फ्लो में आ जाएगा, तो स्टेज में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। यहाँ मैक्सिमम फ्लक्स लाइंस आएंगी, सारी एनर्जी मैग्नेटिक फॉर्म में आ जाएगी, लेकिन चार्ज की वैल्यू 0 हो चुकी है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो अब हमारे पास क्या होगा, जब मैक्सिमम फ्लक्स लाइंस हैं वो धीरे धीरे कोलैप्स हो जाएंगी, मीन्स धीरे धीरे डिक्रीज होंगी। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस धीरे धीरे कोलैप्स करेंगी, कम होंगी, तो फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने से इंडक्टर में इंड्यूस करंट जनरेट हो जाएंगे और वो होंगे अपोजिट डायरेक्शन में, आई मैक्सिमम से अपोजिट, जो आई मैक्सिमम को डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो अब जो हमने फोर्थ डायग्राम बनाया उसमें मैंने क्या शो किया कि जो इंड्यूस करंट है वो इस दिशा में जा रहा था, उसने आई मैक्सिमम को पहले से कम कर दिया। अब मैंने आई मैक्सिमम नहीं लिखा, केवल आई लिखा, फ्लक्स लाइंस पहले से कम दिखा दी। और ये जो इंड्यूस करंट जा रहा है इधर से, वो क्या करेगा, कैपेसिटर की प्लेट्स को अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज कर देगा। पहले अपर प्लेट पॉजिटिव थी, अब क्या है, लोअर प्लेट पॉजिटिव है, अपर प्लेट नेगेटिव है। अब फिर से कुछ एनर्जी मैग्नेटिक है क्योंकि चार्जिंग हो चुकी है, और कुछ एनर्जी इलेक्ट्रिक फॉर्म में है। तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो एनर्जी है ना यहाँ पर, टोटल एनर्जी, वो ऑसिलेट कर रही है। कभी सारी एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, कभी मिक्स फॉर्म में है, कभी सारी एनर्जी मैग्नेटिक फॉर्म में है, फिर मिक्स फॉर्म में है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो सारी एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। तो इस तरह से हमें एलसी ऑसिलेशंस मिले। इस ऑसिलेशन से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी एनर्जी ऑसिलेट कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू इज इक्वल टू 1/2π√LC। तो इन ऑसिलेशन से हम हाई फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट कर सकते हैं। अगर हमारे सिस्टम में कोई फ्रिक्शन नहीं है तो उसकी टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी और हमें अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस मिलेंगे। इस तरह के ऑसिलेशंस को हम कहते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, जिसमें एनर्जी की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट। तो इससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करने के यूज़ में लाते हैं, तो इसका एक यूज़ हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं एसी जनरेटर। ये एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि आप पहले पढ़ चुके हो, कंस्ट्रक्शन। इसमें आर्मेचर कॉयल होती है, इसमें रेक्टेंगुलर कॉयल है ABCD, जिसमें बहुत सारी इंसुलेटेड कॉपर वायर की टर्न्स होती हैं। फील्ड मैग्नेट्स, इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स की पोल पीसेस को हम यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। स्लिप रिंग्स हैं R1 R2, दीज आर होलो मेटेलिक रिंग्स, ये कनेक्शंस के लिए हम यूज़ करते हैं। ब्रशेस हैं, दीज प्रोवाइड्स फिक्स मेटल कॉन्टैक्ट, ये भी मेटल कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करवाने के काम में आते हैं सर्किट और कॉयल के बीच में। अब हम पढ़ते हैं इसकी थ्योरी और वर्किंग। सबसे पहले हम कॉइल को इस तरह से रखते हैं कि उसमें से जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स पास करे। हमारी कॉइल हमने ABCD नाम लिया था, तो AB साइड ऊपर की तरफ रहेगी और CD साइड नीचे की तरफ, और फ्लक्स की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। आप इसका डायग्राम देख सकते हो, ये ABCD कॉइल है, उसका एक सिरा हमने R1 के साथ जोड़ दिया, फिर ब्रश B से जोड़ दिया। ये फिक्स कनेक्शन नहीं है,
ये फ्लेक्सिबल है यहाँ पर कनेक्शन। B1 ब्रश फिक्स है लेकिन R1 कॉइल जो है वो फिक्स नहीं है, वो मूव कर सकती है। इसी तरह से जो आपका यहाँ से दूसरा एंड आया उसको हमने R2 से कनेक्ट किया, फिर ब्रश B1 और B2 के बीच में लगा दिया गैल्वेनोमीटर। ये हमारी फर्स्ट फिगर है। फर्स्ट फिगर में हमने AB साइड को ऊपर की तरफ रखा, CD को नीचे रखा। ये हमने पॉल पीसेस लगा दिए नॉर्थ साउथ। आपको पता है फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है, साउथ की तरफ जाती हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया N से S की तरफ। अब यहाँ पर हमारे पास हमने सबसे पहले करना क्या है, एक्चुअली हमने कॉइल को ना रोटेट करना है। हम कॉइल को रोटेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, इस कॉइल का एरिया भी कांस्टेंट है, तो रोटेट करने से क्या चेंज होगा, एंगल चेंज होगा कॉइल के एरिया वेक्टर में और मैग्नेटिक फील्ड में। एंगल चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से इंड्यूस करंट जनरेट हो जाएंगे, जिसकी डायरेक्शन हम कौन से लॉ से निकालेंगे, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से निकालेंगे। तो राइट हैंड रूल लगाने पर हमें पता चला कि करंट की डायरेक्शन क्या है, ए से बी की तरफ जनरेट हुआ। अगर ए से बी जा रहा है तो सी से डी ज़रूर जाएगा। अब यहाँ देखो ए सिरा B1 से जुड़ा हुआ है, डी सिरा R2 से होते हुए B2 से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब एक्सटर्नल सर्किट में करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, B2 से B1। तो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो लेफ़्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब जब हाफ रोटेशन हो चुका है, हाफ रोटेशन का मतलब 180 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री से जब रोटेशन हो जाएगा तो CD साइड ऊपर चली जाएगी और AB साइड नीचे आ जाएगी। जैसे ही CD साइड ऊपर चली जाएगी अब करंट की डायरेक्शन पहले से रिवर्स हो जाएगी। अब CD किससे जुड़ा हुआ था, R2 से। अभी भी कनेक्शन तो R2 से है, हमने R2 साइड बना दी। जो A सिरा था वो R1 से जुड़ा हुआ है, लेकिन फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से करंट की डायरेक्शन निकली D2C है तो B से A की तरफ है। A सिरा कहाँ जुड़ा हुआ है, R1 से, इसका मतलब R1 जुड़ा हुआ है B1 से, तो करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, B1 से B2। तो हाफ साइकिल के लिए करंट की डायरेक्शन थी B2 से B1, अगले हाफ साइकिल के लिए करंट की डायरेक्शन रहेगी B1 से B2। तो यहाँ से ही क्लियर हो गया कि हमारा जो करंट है उसकी डायरेक्शन हमेशा सेम नहीं है। अब हमें पता है कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, B डॉट ए। अगर n टर्न्स है तो टोटल फ्लक्स हो गया n B डॉट ए, बी ए कॉस थीटा, थीटा को हम लिख सकते हैं ओमेगा टी, वैल्यूज पुट कर दी। E किसके इक्वल होता है, -d∅/dt। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इस फाई का इंटीग्रेशन कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कॉन्स्टेंट टर्म्स बाहर आ गई। कोस का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है -sin ओमेगा टी इंटू ओमेगा, माइनस माइनस प्लस हो गए। अब E की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ओमेगा टी 90 होगा, ताकि साइन 91 आ जाए। तो इसका मतलब आपको EMF की पीक वैल्यू मिल गई E0 इज इक्वल टू NBA ओमेगा। तो E का पूरा फॉर्मूला क्या बन गया, E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। तो इससे क्लियर हो गया कि हमें जो EMF मिला है वो अल्टरनेटिंग है। तो अगर EMF अल्टरनेटिंग है तो करंट भी कैसा होगा, अल्टरनेटिंग। बस EMF को R से डिवाइड करते ही आपको क्या मिल जाएगा, करंट। तो करंट का फॉर्मूला बनेगा I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। इसको हम ग्राफ से भी शो कर सकते हैं। EMF को विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने प्लॉट किया, हमने T टाइम शो कर दिया, T का हाफ हो गया T/2, 0 से T/2 का हाफ T/4, और T/2 से लेकर T तक का जो टाइम था उसका हाफ टाइम लिया तो 3T/4। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब टाइम T/4 है तो EMF क्या हो जाता है, मैक्सिमम एंड पॉजिटिव। फिर T/2 टाइम पर 0, फिर 3T/4 टाइम पर EMF अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम। तो इसलिए हमने इसको सिंबल दिया -E0 का, और T टाइम के ऊपर EMF की वैल्यू 0। सेम चेंजेस हम करंट में भी ऑब्जर्व करेंगे, बस थोड़ा सा एम्पलीट्यूड का अंतर होगा। इसे छोटी कर्व बना देंगे, बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा।